बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज से हम जो है एमसीक्यूज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि रिड्यूस सिलेबस की वजह से, पेपर पैटर्न की तब्दीली की वजह से एमसीक्यूज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस वजह से ये लेक्चर प्लान किए हैं मैंने, ताकि इसमें हम जो है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से भी एक दफ़ा जो है वो डिस्कशन कर लें। वैसे तो मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में चूँकि हम ऑलरेडी सारी एक्सरसाइजेस पढ़ चुके हैं और तमाम चैप्टर्स पढ़ चुके हैं जो हमें पढ़ने थे, तो एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो अलहदा से क्लासेस की ज़रूरत होती नहीं है। इसलिए कि वही बेसिक कॉन्सेप्ट, वही बेसिक फार्मूलाज जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके होते हैं, उन्हीं में से ही, उन्हीं बेसिक फार्मूलाज में से, उन्हीं बेसिक क्वेश्चन में से जो है वो एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं। लेकिन एमसीक्यूज़ की क्लासेस का रखने का मकसद ये होता है कि एक दफ़ा जो है आप गो थ्रू हो जाएं उन एमसीक्यूज़ से जो ऑलरेडी पास पेपर्स में आ चुके हैं। तो हमारे पास जो एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन लेक्चर सीरीज़ के अंदर, ये हमारे पास जो है वही एमसीक्यूज़ होंगे जो डिफरेंट पेपर्स में, पास पेपर्स में आ चुके हैं। तो जो भी एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, ये कोई चैप्टर वाइज हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसी तरह रैंडमली डिफरेंट चैप्टर्स के, डिफरेंट एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जिस अंदाज से पेपर में आते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्ली आगाज़ करते हैं एमसीक्यूज़ का। आज इस सिलसिले का ये पहला लेक्चर है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और पहले समझने पे तवज्जो दीजिएगा, और उसके बाद बीच में मैं आपको जो है वो टाइम दूंगा, तो उस टाइम में आप एमसीक्यूज़ नोट ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह ये है कि आपके पास तमाम पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ जो है वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर आप उन एमसीक्यूज़ को कर लोगे तो अल्लाह ताला की ज़ात से ये उम्मीद है कि आपका जो पेपर है उसमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप बहुत अच्छे से और बहुत सहूलत के साथ जो है वो कर लोगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम अपने पहले एमसीक्यूज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट एमसीक्यूज़ जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, जो इस वक्त मेरे पास है, ये ट्रिग्नोमेट्री से है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मदद से हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कह लीजिए, उसको हमने जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो 1/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, 1/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, इसको पूछ रहे हैं कि इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो क्या होगी। मैं इसके ऑप्शन भी साथ जो है वो लिख देता हूँ। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सीकेंड स्क्वायर, इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो है हमारे पास कॉस स्क्वायर, इसका थर्ड ऑप्शन है साइन स्क्वायर, और इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास कॉट स्क्वायर। तो ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है, और 1/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर को हमने करना है सिंप्लीफाई। तो बहुत ही आसान सा एमसीक्यूज़ है। क्वेश्चन कह लीजिए हमारे पास है 1/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, 1/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। आप ऑलरेडी मैट्रिक में भी जो है वो पढ़ चुके हैं। तो होगा क्या कि इस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस करेंगे सीकेंड स्क्वायर से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1 तो न्यूमिनेटर वाला एज इट इज़ आया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, इसकी जगह आ गया सीकेंड स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास 1/सीकेंड स्क्वायर बन चुका है। आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में कि 1/सीकेंड जो है ये बराबर होता है कॉस के। तो यकीनन 1/सीकेंड स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू जो है ये सॉल्व हुआ। 1/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर किसके बराबर आ गया? कॉस स्क्वायर के। अगर ऑप्शन में से हम यहाँ चेक करें तो ये देखिए, ये इसका करेक्ट ऑप्शन, नोट कीजिए। जी, तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे अपने सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का जो है ये हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज़ था। एमसीक्यूज़ नंबर 1, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन।
और अब हमारे पास है MCQs नंबर 2। MCQs नंबर 2 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास और वो है 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा। और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप इसका जो है मॉडुलस जो है वो कैलकुलेट करें। तो हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से अगर हम बात करें, बल्कि सॉरी मैं इसके ऑप्शन भी लिख लूँ। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है इसका √5, थर्ड ऑप्शन है इसका 3 और फोर्थ ऑप्शन है इसका 5। देखिए हमारे पास जनरली जब हम चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने वो क्या था, a + आयोटा b। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स कोई नंबर इस फॉर्म का लिखा हुआ है a + आयोटा b फॉर्म का, तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो a आपको नज़र आ रहा है ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, ठीक है। और ये जो b है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक हिस्सा रियल पार्ट कहलाता है और एक हिस्सा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। जिस पार्ट के साथ आयोटा लिखा हुआ होगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा और जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट कहलाएगा। ये पहचान है कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट की। यानी अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं जस्ट फॉर रिवीजन कि 1 + 3 आयोटा, तो रियल पार्ट इसमें क्या होगा, वो पार्ट होगा रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं होगा। तो इसके साथ आयोटा नहीं है, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो 1 है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बताइए तो क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा 3। अगर आप लोगों में से किसी ने कहा है कि जी इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा है तो वो गलत है। इसलिए बेटे कि आयोटा सिर्फ पहचान के लिए, ये सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये जिसके साथ होता है, ठीक है, वो इमेजिनरी पार्ट होता है। यानी आयोटा आपसे अगर इमेजिनरी पार्ट पूछा जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आप ये कहोगे कि 3 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। एक और एग्जांपल अगर हम डिस्कस कर लें, जैसे 2 - 9 आयोटा, तो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं आपसे पूछूं कि रियल पार्ट क्या है तो आपका रिस्पांस होगा कि 2 रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा -9, ठीक है। आयोटा सिर्फ पहचान के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे साइन प्लस तो आपको पता है यहाँ थी तो प्लस तो कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती ना। लेकिन अगर यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल नंबर 2 का इमेजिनरी पार्ट पूछा जाएगा तो साथ नेगेटिव अगर साइन है तो वो भी बताई जाएगी। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो गया 2 और इमेजिनरी पार्ट हो गया -9। ये जस्ट रिकॉल कर दिया मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से। इस वक्त हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b और हमसे कह रहे हैं कि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालें। तो बेटे मॉडुलस का फार्मूला जो है वो आप लोगों को बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर आपने निकालना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर होगा, प्लस की साइन आएगी, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होगा और उसके ऊपर फिर रूट आ जाएगा। तो a इज़ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आप ये एग्जांपल देखो 1 + 2 आयोटा, इसमें रियल पार्ट क्या है, 1 है। रियल पार्ट को a से रिप्रेजेंट करते हैं तो a हमारे पास 1 हो गया। इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा, 2 होगा, यानी b हमारे पास जो है 2 है। तो बस a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 जो है वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो ये देखिए ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2। तो इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो √5 है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट, ठीक है। तो और भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से बाकी भी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्जुगेट पूछा जा सकता है आपसे, मॉडुलस पूछा जा सकता है, जैसा कि आपके सामने था मॉडुलस। तो एडिटिव इन्वर्स पूछ सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ सकते हैं। तो जो इनिशियल लेवल पर हमने सारा डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो यकीनन MCQs में आ सकती हैं, ठीक है। तो इसको नोट करें, फिर आगे प्रोसीड करते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है NCR इक्वल्स टू NCR यानी N कॉम्बिनेशन R, यानी ये एमसीक्यूज़ आ गया हमारे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर से। इसके पहले मैं ऑप्शंस लिख दूं। हमारे पास ऑप्शन है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R होल फैक्टोरियल। सेकेंड ऑप्शन आ गया n फैक्टोरियल n माइनस R होल फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। थर्ड ऑप्शन है n फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल। और लास्ट ऑप्शन है n माइनस R होल फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल और ओवर n फैक्टोरियल। जी तो हमारे पास अब यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा, ये एमसीक्यूज़ हमारे पास है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर से। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में हमारे पास जो है ऑलरेडी जब हमने डिस्कस किया था तो सबसे पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के फार्मूलाज डिस्कस किए थे। बल्कि इनफैक्ट आपको याद होगा कि बाइनोमियल में भी जब हम कोई स्पेसिफिक टर्म डिटरमाइन करते थे तो R+1h टर्म का एक फार्मूला था। ठीक है, यानी बाइनोमियल की अगर हमें कोई स्पेसिफिक टर्म डिटरमाइन करनी होती थी तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते थे NCR a टू दी पावर n माइनस R b टू दी पावर R। तो NCR क्या था? कॉम्बिनेशन ही था, वहाँ तस्करा हो चुका है। एनीवे अगर एक दफ़ा हम मुकम्मल तौर पर इसको डिस्कस करें तो हमारे पास जो है आपको बताया था परमुटेशन जो है उसे P से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉम्बिनेशन जो है उसे C से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो परमुटेशन का फार्मूला होगा NPR और कॉम्बिनेशन का फार्मूला होगा NCR। तो इस वक्त गो के आपसे जो है वो कॉम्बिनेशन का पूछ रहे हैं, लेकिन परमुटेशन का भी हम तस्करा कर दें ताकि अगर किसी टेस्ट में जो अगर आपसे MCQs में आपसे परमुटेशन का पूछ लें तो वो भी आप उसको ईजिली हैंडल कर सको। ठीक है, तो NPR परमुटेशन का क्या फार्मूला होता है? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R होल फैक्टोरियल। और कॉम्बिनेशन का क्या फार्मूला होता है? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R होल फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है ये फार्मूलाज से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के। इसमें फैक्टोरियल का तो आपको जाहिर सी बात ऑलरेडी सेंस होगा कि व्हाट इज़ फैक्टोरियल। तो अभी बहरहाल हमारे पास जो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात हम कर रहे हैं, लिमिटेड रहते हैं। बाद में अगर कोई फैक्टोरियल से रिलेटेड MCQs आए तो उसकी बात भी हम कर लेंगे। तो एनीवे NCR किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R होल फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। तो यहाँ पर अगर इन ऑप्शन में से चेक करें तो जी ये हमारे पास बेटे ये सेकंड वन जो है ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा ये आपसे फार्मूला भी पूछ सकते हैं, कोई स्पेसिफिक जो है वो n और R की वैल्यूज़ भी देकर पूछ सकते थे। यानी आपसे कह देते 8 कॉम्बिनेशन 2 जो है वो कैलकुलेट कर लें, या 7 कॉम्बिनेशन 3 जो है वो कैलकुलेट कर लें, या आपसे जो है वो 5 परमुटेशन 1 जो है वो कैलकुलेट कर लें, 6 परमुटेशन 1 जो है वो कैलकुलेट कर लें, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो इसमें हम कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको बस अगर ये फार्मूलाज याद हैं तो फिर यकीनन आपको बेटे किसी भी तौर पर जो है वो परेशानी नहीं होने वाली है। नोट करें इसको, फिर नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। जी तो नेक्स्ट MCQs हम डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ the value of 1 plus omega square to the power 5 is, the value of 1 plus omega square to the power 5 is, इसके जो ऑप्शन है हमारे पास ओमेगा, माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। ये MCQs इस वक्त जो आपके सामने स्टूडेंट्स यकीनन आप पहचान गए होंगे, ये चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस का MCQs है। इसमें हमारे पास जो है जो ओमेगा से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2, ये वो कॉन्सेप्ट वो नॉलेज यहाँ पर इस्तेमाल होने जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर हमने सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हवाले से पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस वक्त हमें कह रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 को जो है वो सिंप्लीफाई करें। तो इसका मतलब सबसे पहले ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, इस ओमेगा को उठाकर आप राइट हैंड साइड पर ले जाएं। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा की। ठीक है, तो अब हमें चूँकि वैल्यू निकालनी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 5 की, तो बेटे क्या करेंगे हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे किससे? माइनस ओमेगा से। तो ये लीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आ गया माइनस ओमेगा, बार पावर 5 है। अब किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर इवन पावर हो तो माइनस एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन अगर ऑड पावर हो तो माइनस एलिमिनेट नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस एज इट इज आएगा, 5 पावर जो है वो किसके ऊपर आ जाएगी? ओमेगा के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से आपने ऑड पावर की वजह से ये माइनस एलिमिनेट नहीं हुआ है। अब इस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब माइनस आखिर तक चलता रहेगा। आपने सॉल्व करना है ओमेगा की पावर 5। ठीक है, तो ये माइनस लिखते चले जाएं। ओमेगा 5 को क्या करेंगे हम? 5 को स्प्लिट कर देंगे 3 + 2 में। उसके बाद फिर माइनस एज इट इज लिख दीजिए। ओमेगा क्यूब अलग हो गया और ओमेगा के ऊपर 2 पावर अलग हो गई। अब हमने यहाँ पर ओमेगा की कोई भी पावर सॉल्व करनी हो, हमने क्या पढ़ा था कि हम जो है करीब तरीन मल्टीपल ऑफ 3 में ब्रेक करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि हमेशा हमने पढ़ा है कि ओमेगा क्यूब जो है किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ इसका मतलब है ये माइनस एज इट इज, ओमेगा क्यूब की जगह 1 और ये 7 ओमेगा स्क्वायर। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये इसका थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 5 की वैल्यू जो है वो क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। नोट कीजिए। अब इसी में स्टूडेंट अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर इस वक्त हमारे पास ऑड पावर थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा होता आपसे कहते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 को आप सॉल्व करें फॉर एग्जांपल, तो ये इवन पावर थी ना। इवन पावर की वजह से क्या होता है? ये माइनस एलिमिनेट हो जाता और ये क्या बन जाता? ये ओमेगा 8 बन जाता। फिर आप इसी तरह से ओमेगा 8 को जो है वो स्प्लिट करते हैं। आई बात समझे? तो इवन और पावर का फ़र्क आपको उम्मीद है पता होगा कि इवन पावर हो तो माइनस एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, यानी माइनस आखिर तक के तमाम स्टेप से फिर क्या होता? एलिमिनेट हो जाता और आप ओमेगा की पावर को सॉल्व करते। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ऑड पावर होगी तो माइनस जो है वो चलता रहेगा और अगर जो है वो इवन पावर होगी तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगी। अगर आपने 3.3 की हुई है तो ये MCQs बिल्कुल भी आपके लिए जो है वो मुश्किल नहीं होगा। तो
तो ये जो MCQs मैं करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, इनको बहुत अच्छे से जो है वो कर लीजिएगा। ये पास पेपर्स के MCQs हम सारे डिस्कस कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में जो MCQs आएंगे वो इसी लेवल के आएंगे, ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल MCQs एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं, तो उसमें कोई MCQs में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये मेरे लेक्चर्स अटेंड कर लो, तो इंशाल्लाह आराम से जो है आउट ऑफ 25 MCQs भी जो है वो सॉल्व कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा आपको जो है वो बूस्ट मिलेगा, इसलिए कि इस ईयर में आपको मालूम है कि एक MCQs 2 मार्क्स का है। तो अगर आप, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप फर्स्ट हाफ एन आवर के अंदर ही 50 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं, अगर आपने MCQs तवज्जो से ये लेक्चर्स जो हैं ये अटेंड कर लिए। तो ना सिर्फ ये वीडियो सीरीज़ जो है, ये लेक्चर सीरीज़ जो है MCQs की, ना सिर्फ आप लोग जो है वो खुद इसको स्टडी कीजिए, बल्कि दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, दोस्तों को बताइए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी जो है वो भला हो सके। तो प्रोसीड करते हैं इस सिलसिले को आगे मज़ीद, और MCQs देखते हैं। यहाँ पे MCQs होगा हमारे पास 5। If H is the harmonic mean if H is the harmonic mean between A and B, then H इज़ इक्वल्स टू, यानी अगर H जो है वो A और B के दरमियान हार्मोनिक मीन है, तो बताइए H की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में लिख दूँ सबसे पहले आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन है a+b/2, सेकंड ऑप्शन है √AB, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 2ab/a+b, और फोर्थ ऑप्शन है a/b। ये स्टूडेंट्स MCQs जो है आपके पास है सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर नंबर 6 है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हमने जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, आपको मालूम है एक ही एक्सरसाइज थी, उसमें हमने हार्मोनिक मीन की बात की थी। देखिए, अगर हमारे पास लेट से 2 नंबर्स हैं A और B, अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं और हम उन 2 नंबर्स के बिटवीन अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, तो याद रखिएगा बेटे, अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है ना, a+b/2 है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला जो है वो क्या होगा, a+b/2 हो जाएगा। अब अर्थमेटिक मीन का जिक्र क्यों कर रहा हूँ मैं? देखिए, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो जिसका जिक्र मैं अभी करने वाला हूँ, ये रिड्यूस सिलेबस में निकाल दिया गया है, लेकिन आपको जब यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए जाना है तो इन बातों का पता होना चाहिए। जब आपने फ्यूचर एजुकेशन के लिए जाना है तो इन बातों का पता होना चाहिए। इसलिए एक दफ़ा आपके नज़र से गुजर जाए, एक दफ़ा आप लोग जो है इसको सुन लें, ताकि फ्यूचर में अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, ये जो MCQs मैं फ़र्स्ट ईयर के डिस्कस कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होंगे यकीनन। ये सीरीज़ जो है जो सेकेंड ईयर पास कर चुके हैं और उन्हें अब ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट ईयर के मैथ्स को रिवाइज़ करना है और उन्हें यूनिवर्सिटी टेस्ट की तरफ जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो बिटवीन द 2 नंबर्स A एंड B, अगर हमें सिंगल अर्थमेटिक मीन चाहिए तो उसका फार्मूला होगा a+b/2। ये भी पास पेपर्स में आ चुका है। वो अलग बात है कि इस दफ़ा रिड्यूस सिलेबस में नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर बिटवीन द 2 नंबर्स A एंड B, अगर आपको बेटे ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है हमारे पास √AB, ठीक है। और अगर बिटवीन द 2 नंबर्स हमें हार्मोनिक मीन चाहिए, हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो बराबर हो जाता है 2ab/a+b। फ़िलहाल वो स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम्स देने, उनके लिए बस यही जानना काफ़ी है। लेकिन बहरहाल इसके बारे में भी अगर पता हो तो बेटर है कि बिटवीन द 2 नंबर्स अगर हमें अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो अर्थमेटिक मीन होता है a+b/2। बिटवीन द 2 नंबर्स अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, जिसे हम GM से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये होता है √AB। और बिटवीन द 2 नंबर्स अगर हमें सिंगल हार्मोनिक मीन चाहिए तो इसका फार्मूला होता है 2ab/a+b। तो बेटे ये इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, आगे प्रोसीड करते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास एक बार फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर है उससे इसके ऑप्शंस अगर मैं देखूं तो ऑप्शन है हमारे पास 28, 65, 120 एंड 56। परमुटेशन का फार्मूला अभी हमने इसी लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया। क्या था, एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं रिकॉल करने के लिए। n परमुटेशन आर, दिस विल बी इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर होल फैक्टोरियल, ये फार्मूला। तो इस वक्त 8 परमुटेशन 2 हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। 8 परमुटेशन 2, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है बेटे ये n की वैल्यू होती है, और ये जो नीचे लिखी होती है राइट हैंड साइड पर ये r की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 8 और r की वैल्यू 2 जो है वो हम यहाँ पुट करते हैं। तो 8 परमुटेशन 2 ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। ये बनता है हमारे पास 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6। अच्छा, अब जाना इसे आगे तक था। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जब भी किसी नंबर के आगे फैक्टोरियल लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसे अपने से छोटे तमाम नंबरों से मल्टीप्लाई करना है। कहाँ तक, 1 तक। तो इसे तो आगे 5, 4, 3, 2, 1 तक जाना था, लेकिन मैं यहाँ पर इसको रोक रहा हूँ। तो रोकने के लिए क्या होता है, ब्रेक का काम करता है ये फैक्टोरियल। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने क्यों रोका। मैंने इसलिए रोका कि मुझे बेटे ऑलरेडी नीचे डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल नज़र आ रहा था। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 7 यानी 56 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि मैंने इसको फार्मूले की मदद से क्यों किया, जबकि कैलकुलेटर एग्ज़ाम में अलाउ है। तो बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ है, अगर आप जो है इसको कैलकुलेटर से करना चाहें तो कर सकते हैं। कर सकते क्या हैं, बल्कि करना भी आपको कैलकुलेटर से ही चाहिए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मैंने फार्मूले से क्यों बताया। मैंने फार्मूले से इसलिए बताया कि बाज़ दफ़ा ये क्वेश्चन जो है ना बेटे ये एल्जेब्रिक फॉर्म में भी दे दिए जाते हैं, तो उस वक्त ये ट्रिक्स जो हैं हमें काम आती हैं, ये फार्मूला हमें काम आता है। इसलिए मैंने जो है वो ये ट्रिक थोड़ी सी आपको जो है वो बता दी है। तो अगर आपसे एग्जैक्ट कोई परमुटेशन की या कॉम्बिनेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं एग्ज़ाम में, जस्ट कैलकुलेटर उठाइए और उसका आंसर निकाल दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है 56। नोट कीजिए। होप सो स्टूडेंट आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे मज़ीद MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे। आप लोग कोशिश कीजिए पहले ध्यान से इन MCQs को समझिए, उसके बाद इसको जो है वो नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। पास पेपर्स के MCQs हैं, अगर आपने यही MCQs कर लिए तो एग्ज़ाम्स में किसी भी किस्म की आपको मुश्किल नहीं होने वाली है। ना सिर्फ इसकी खुद प्रिपरेशन कीजिए बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।